Hello, good morning, friends. Today's date is 27 July 2023, and let us start with our daily PIB. So, our first news is Self Reliant India Fund. I would like to remind, if you want to get the PDF of this video, you can go through our Telegram link, that is Daily PIB 123. Okay. So, as a part of Atmanirbhar Bharat package, rupees 50,000 crore equity infusion for MSMEs through Fund of Funds was announced, and through this, which have the potential and viability to grow and become large units, that will only get the benefits of these fund. And this fund has been set up for 50,000 crore as equity funding for those who are in MSMEs. ओके, आप मुझे MSMEs का फुल फॉर्म हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे. ठीक है. इस फंड के तहत जो 50,000 करोड़ का जो प्रोविज़न है वो दिया जाएगा, जिसमें से 10,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और जो बाकी के 40,000 करोड़ है वो थ्रू प्राइवेट इक्विटी या फिर वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू दिया जाएगा. ठीक है. SRI fund operate through a mother fund and a daughter fund structure for equity or quasi equity investment. और NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड NVCFL जो कि इसकी मदर फंड होगी. ठीक है. इन SRI fund implementation which was registered as a category 2 alternative investment fund with SEBI SEBI. SRI funds aims to provide support for MSMEs across the country through equity infusion. Okay, let us move towards the second news. एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition की बात की जा रही है. इसमें बेसिकली 39 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और जो REC है वो एक मेजर रोल प्ले करेगी ताकि अलाइंसेस को प्रमोट कर सके, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे सके, और साथ ही साथ नॉलेज ट्रांसफ़र करने में भी हेल्पफुल रहेगी, ताकि ये जो इनसाइट्स को एक्सचेंज करने में या फिर फाइनेंस एक्सेस करने में ये मदद कर सके. ठीक है. ये जो है वो G20 प्रेसिडेंसी से ही कॉन्सेप्टलाइज्ड होके आई थी, ताकि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दे सके. ठीक है. द मिशन ऑफ दिस कोalition इज़ टू फैसिलिटेट एंड फॉस्टर ग्रेटर इकोनॉमी, कंपनी टू कंपनी कोलैबोरेशन, बिल्ड एडवांस कैपेबिलिटीज़ अक्रॉस सेक्टर्स एंड वैल्यू चेन्स, bring learnings from diverse and global experiences of the coalition members, and unlock on-ground private sector action to enhance resource efficiency and accelerate circular economy transition. ठीक है. The coalition is structured around the three guiding pillars. कौन कौन से वो pillars हैं? First one is partnership for impact, second one is technology cooperation and finance for scale. ठीक है. जो resource efficiency है और circular economy है. ठीक है. दिस विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द की ग्लोबल गोल्स है, जो कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल फोरा या फिर जो भी G20 जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा जो सेट किया गया है, उस उनके जो प्लेजेस है उसको ये और एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सो थर्ड न्यूज़ इज एनवायरमेंट कंपनसेशन फंड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट. बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो थे वो 2022 में आए थे, ताकि जो वेस्ट बैटरी मैनेजमेंट है वो एनवायरनमेंट को एक कुछ नुकसान न पहुंचा सके. ठीक है. और ये जो रूल्स थे ये रिसाइकलर्स और जो रिफर्बिशर्स थे इनको मैंडेटरी करते थे, ताकि ये जो कंसर्न स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड है उस पर ये रजिस्टर करें. ठीक है. थ्रू पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़. ठीक है. साथ ही साथ ये भी मैंडेट करता है कि ये इंश्योर करे कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उसको फॉलो करें. ठीक है. और जो रिसाइकलर रिफर्बिशर्स हैं इनको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो हज़ार्डस वेस्ट जो जनरेट हो रहा है इस एक्टिविटीज़ से, वो जो हज़ार्डस मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल 2016 का है उसके भी जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करें. ठीक है. और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो क्वार्टरली रिटर्न है उसको मेंटेन करे, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करे, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जो बैटरी वगैरह से जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट करे, रिसीव करे, और जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एंटिटीज़ हैं
और जो भी हैज़ार्डस मटेरियल है उसका प्रॉपर जनरेशन और प्रॉपर जनरेट हो सके, ताकि उनको क्वार्टरली रिटर्न जो है वो एंड ऑफ मंथ के या फिर एंड ऑफ सक्सीडिंग एंड ऑफ क्वार्टर के एंड में वो उसको जमा कर दे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 का है, ये क्या करता है कि यूटिलाइज़ करता है कलेक्शन एंड रिफॉर्बिशिंग और रिसाइकलिंग ऑफ अनकलेक्टेड एंड रिसाइकल और नॉन फर्मिस्ड वेस्ट बैटरीज। ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको किसी वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस के पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ ई श्रम पोर्टल। ये श्रम पोर्टल जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ई श्रम को बेसिकली लॉन्च की गई थी ताकि जो नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको वेरीफाई कर सके, उनको आधार से लिंक कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली आपको एक यूएएन नंबर प्रोवाइड किया जाता है। यूएएन नंबर बेसिकली 16 डिजिट्स का होता है। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि जो ई श्रम पोर्टल्स है कैप्चर्स डिटेल्स ऑफ वर्कर्स। इसमें वर्कर्स की कुछ डिटेल्स को मेंशन कर दिया जाता है, जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका करेंट एड्रेस, ठीक है, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनकी स्किल टाइप, जैसे कुछ चीज़ें हैं वो उसको मेंटेन करती है। एंड ऑल्सो ई श्रम पोर्टल अलाउज रजिस्ट्रेशन अंडर 30 ब्रॉड ऑक्यूपेशन सेक्टर्स। कितने ऑक्यूपेशन सेक्टर्स हैं? 30। तो ये इंश्योर करता है कि ये 30 ब्रॉड सेक्टर्स को इंश्योर करे, उस सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करा सके। ठीक है, जिसमें लगभग 400 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस हैं। ई श्रम पोर्टल प्रोवाइड मल्टीपल मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें रजिस्ट्रेशन के मल्टीपल मोड्स हैं, जैसे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन एंड असिस्टेड मोड रजिस्ट्रेशन। सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? जैसे कि उमंग ऐप के द्वारा। उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू वेज गवर्नेंस। ठीक है, इस ऐप में क्या होता है कि कोई भी जो वर्कर है नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो वो क्या कर सकता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकता है। और जो असिस्टेड मोड है, इसमें जो वर्कर्स जो अपना रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं कर सकते हैं, जो जिन्हें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जो नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें क्या कही जाती है कि गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू एक SSK, जिसको स्टेट सेवा केंद्रक बोलते हैं, उनके थ्रू इनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। आई वुड लाइक टू रिमाइंड कि अगर आपको उस चैनल का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डेली PIB 123, या फिर आपको इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ई श्रम हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विथ नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो पहले NCS में रजिस्टर करेगा अपने UAN नंबर के थ्रू, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू, और फिर अपने क्वालिफ़िकेशन, अपने स्किल के हिसाब से वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेगा। ठीक है, ऑप्शन या लिंक जो होगी वो ई श्रम पोर्टल पे उसको दिखाई दे देगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि जो ई श्रम पोर्टल है उसको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से भी इंटीग्रेट लिंक किया जाएगा। PMSYM क्या है? बेसिकली कि ये एक पेंशन स्कीम है। किसके लिए है? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। एज ग्रुप क्या है? 18 से 40 ईयर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अपने UAN जो ई श्रम पे प्रोवाइड किया जाएगा, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, UAN नंबर के थ्रू जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो मानधन पोर्टल के थ्रू आसानी से रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ वर्कर्स के स्किल को एनहेंस किया जाएगा, उनको अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और जो स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल है उसके साथ ही ये इंटीग्रेट करके उनको ज़्यादा अच्छे से उनको ट्रेन किया जाएगा बेसिकली। ठीक है, हाँ, और ई श्रम रजिस्ट्रांट जो होगा, जो रजिस्टर कर लिया होगा, उसको NCS के थ्रू जो भी वो अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसको अवेल कर सकता है। किसके थ्रू? डिजी सक्षम प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, ये डिजी सक्षम प्रोग्राम है आपका। स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। ठीक है, ये इसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि 6000 का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसे? कुछ सेलेक्टेड आर्टिस्ट को जिनकी एज कितनी है? 60 ईयर्स और उससे ऊपर। ठीक है,
और जिनकी इनकम जो है वो 48,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब 48,000 तक ही उनकी इनकम रहे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एज रिगार्ड स्टेट वाइज फंड सैंक्शन द स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर विच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज डायरेक्टली एंड इट्स नॉट routed through the state or union territories. Hope you understand. ओए क्या तुम लोग बीच में। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रूज टूरिज़्म इन द कंट्री। ठीक है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि जो इंडिया को है उसको प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना है, इंडिया को एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाना है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने एक लॉ को, एक बिल को ड्राफ्ट किया है जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर क्रूज टूरिज़्म। इसके कुछ स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैं जो कि 7 हैं लगभग। ठीक है। 7 में से पहला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्किट एनेबलमेंट, दूसरा है मार्केट डेवलपमेंट, थर्ड वन इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर क्रूज टूरिज़्म, फोर्थ वन इज़ इंटीग्रेटेड टूरिज़्म अराउंड क्रूज टर्मिनल्स, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन क्रूज टूरिज़्म, स्किल डेवलपमेंट फॉर क्रूज टूरिज़्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड गवर्नेंस। ये बेसिकली 7 पिलर्स हैं जो कि क्या करेंगी, हमारी जो स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सर्किट एनेबलमेंट है, मार्केट डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे टूरिज़्म को एनहेंस करना है, क्रूज़ टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, तो ये इन 7 पिलर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है। ओके। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है ये उस एरिया को उस थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू उनको क्या करेगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अपनी टूरिज़्म को बढ़ावा दे सके। किस स्कीम के तहत, असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगली जो न्यूज़ है वो है, 7 गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमारे देश में कहा गया कि हमारे देश में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट का और जो एनर्जी सप्लाई की जो गैप है वो बहुत मामूली, बहुत ज़रा सी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्टेंट्स हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, फाइनेंशियल कांस्टेंट, कॉमर्शियल रीजंस। ठीक है। लेकिन इसको सुधार करने के लिए, पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये हर घर बिजली प्रोवाइड करा सके, ताकि जो जहाँ पे अनइलेक्ट्रीफाइड घरें हैं जो रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोवाइड करा सकें सभी जगह पे, इवन रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन पार्ट्स में भी कंट्री के। सेकेंड, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS. This is a scheme with an objective of improving the quality and reliability of power supply. ठीक है, through a financially sustainable and operationally efficient distribution sectors. Okay, so this is basically a 5-year program which was launched in 2021 and it will go for the 2025. And the third one is इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम IPDS एंड दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस ईयर में लॉन्च हुई थी। ठीक है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू कंज्यूमर्स बाय स्ट्रेंथनिंग द सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। एंड द फोर्थ वन इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये एक इनिशिएटिव है कि प्रमोट करना, किसे प्रमोट करना, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। ठीक है। ओवर इंटरनल कंबशन इंजन्स एंड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट की जो मिशन है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। और ये जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं ये अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ई मोबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके, इलेक्ट्रिक कुकिंग का बेनिफिट ले सके, ताकि वो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट के लिए, कुकिंग जैसी चीज़ों के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है। अगली जो न्यूज़ है
और ये हमारी आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। लोकसभा पासिस जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 इन अ पार्लियामेंट। गवर्नमेंट ने अभी एक बिल को प्रपोज़ किया हुआ है। ये जो बिल है ना, ये एम करेगा ताकि ईज़ ऑफ लिविंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ये बूस्ट करने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो बिल है वो लेके आया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं जो कि डिक्रिमिनलाइजेशन जो है उसको कम करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो क्रिमिनलाइज बिल है उसको कम किया जा सके। और जन विश्वास बिल के तहत इसमें लगभग 183 प्रोविज़न्स हैं जो कि अराउंड 42 सेंट्रल एक्ट्स के अधीन में आते हैं, जिसे 19 मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट हैंडल करती है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपके जीएस पेपर 2 में मेंस आंसर राइटिंग में पूछता है तो आप इस आंसर को, इस स्कीम को मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम गवर्नमेंट के जो लॉज हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड, जो ऑलरेडी हमारे प्रोविज़न्स है, उसमें हम कैसे सुधार ला सकते हैं फ्यूचरिस्टिक गोल्स को देखते हुए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल है। इसके इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ प्रॉपर मेजर्स लिए गए जो कि हम अभी देखेंगे। मेन पिलर्स, द मेन proposals are as given below. They are basically 4 in numbers. The first one is pragmatic revisions of fines and penalties commensurate to the office committed. Second one is establishment of educating officers, establishment of appellate authorities, periodic increase in quantum of fine and penalties, ठीक है। It also ensured that degree and nature of punishment is commensurate with the severity of the offence. Okay, so there are several benefits as well of this amendment bill, which are as था कि ये जो बिल है वो क्रिमिनल जो प्रोविज़न्स है उसको डीक्रिमिनलाइज करना, ताकि लोगों में हम उस डर को कम कर सकें, ताकि लोग अपना काम बिना किसी डर के कर सकें, ताकि हमारे जो लॉज वगैरह कुछ हैं ऐसे जिसके लिए माइनर जो वायलेशंस हैं उनके लिए हैवी पेनल्टीज़ हैं, तो उसको कम कर सकें। तो बेसिकली ये जो बिल है वो कंट्रीब्यूट करेगा रेशनलाइज करने में उस क्रिमिनल प्रोविजंस को, और ये इंश्योर करेगा जो सिटीजन्स हैं उनके जो काम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो बिना किसी डर के कर सकें। सेकंड बेनिफिट इज़ कि जो पीनल कंसिक्वेंसेस हैं किसी भी ऑफेंसेस के लिए जो किसी ने किया है, तो उसकी सीरियसनेस को देखा जाए, उसकी सीरियसनेस को देखते हुए उसकी जो पेनाल्टी है उसको रखा जाए। और ये जो अमेंडमेंट है ये सारे लॉज को एडहेयर करेगा, ठीक है, इसके द्वारा बाय बिजनेस एंड सिटीजन्स विदाउट लूजिंग द रिजिड रिगर ऑफ द लॉ, ठीक है। ये जो लॉ है उसके साथ बहुत ज़्यादा चेंजिंग ना ला करके ये पेनाल्टीज़ को बेसिकली उसकी सीरियसनेस को देखते हुए ये पेनाल्टी जो होगी वही रहेगी, ताकि जितना सीरियस क्राइम होगा पेनाल्टी भी उसी हिसाब से तय की जाएगी। जो तीसरा बेनिफिट ये है कि जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस प्रिस्क्राइब किया गया टेक्निकल प्रोसीजरल लैप्सेस या माइनर डिफ़ॉल्ट के लिए, वो क्या करता है, कभी कभी जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें भी एक रुकावट का काम करता है। और ये क्या करेगा, बेसिकली पुट्स एडजुडिकेशन ऑफ सीरियस ऑफेंसेस ऑन द बैक बर्नर। Okay, some of the amendments proposed in the bill are to introduce suitable administrative education mechanism wherever applicable and feasible. Okay, this would go to a long way in reducing under pressure on the justice system, reduce the pendency of cases and help in a more efficient and effective justice dispensation. डिले को भी मॉनिटर करेगा। Decriminalization of provisions which affect citizens and certain categories of government employees will help them live without the fear of imprisonment or minor violations. And the last one is the enactment of the legislation would be a landmark in the journey of rationalizing laws, eliminating barriers, bolstering growth of business. ये जो लेजिस्लेशन है वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई लॉज को अमेंड किया जाएगा तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल के तौर पे काम करेगा। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, जिसके आधार पे हम और भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेटेड अमेंडमेंट्स इन वेरियस लॉज विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव विल सेव टाइम एंड कॉस्ट फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड बिजनेस लाइफ। सो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ ला पाएंगे, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद, बाय बाय।